Today we have to discuss lecture number 9. Today we are going to focus on 3 points. The first point is Joulter ion. Then second point is classification of protein. Classification of protein on the basis of their shape. And third point is structure of protein. So these are the 3 points on basis of which our discussion will be carried out today. Our first point is Joulter ion, second is classification of proteins on the basis of molecular shape, and third one is very important point, structure of protein. So first point, Joulter ion. Now look at the board. 3 compounds are given. 3 कंपाउंड देकर है. ये कंपाउंड है अल्फा अमीनो एसिड. Its molecular mass is 89 and its melting point is 293.5 degrees Celsius. Now look at this compound. This compound is a amine. Its molecular mass 87. The masses are almost same. Now look at the melting point. Melting point पहा -55. हा प्लस मध्ये आहे हा. तीसरा कंपाउंड बघा. तीसरा कंपाउंड देखो. It is a carboxylic acid. Its molecular mass is 88 and melting point is -7.9. So question arises, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा हो गया कि ये जो तीनों कंपाउंड है, their molecular masses are comparable. The molecular masses are almost same. और हमको ये मालूम है कि जब मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम रहता है तो मेल्टिंग पॉइंट इट शुड बी ऑलमोस्ट सेम, बट देयर इज वाइड डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट. सो व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है? And for this we have to understand one point which is called as Joulter ion. तो क्या होगा? ये जो अल्फा अमीनो एसिड है इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन जब रहता है, इन एक्वस सॉल्यूशन it behave like salt. Means what happen? It contain one NH2 group, amino group and one COOH group. So in aqueous solution COOH group loses a proton. इसको ऐसा लिख देता हूँ, loses a proton and gets converted to COO minus ion. The proton is H plus ion is accepted by NH3. ऐसा. और पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है सच ए डबली चार्ज आयन, डबल चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, सच ए डबली चार्ज आयन इज कॉल्ड Joulter आयन. इसको बोलते हैं Joulter आयन. अब ये जो Joulter आयन है इसके ऊपर दोनों भी चार्जेस है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पर इसके बावजूद ये न्यूट्रल है. न्यूट्रल क्यों?
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कितना है, वन नेगेटिव। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, एंड देयरफॉर दो द कंपाउंड contain positive and negative charges, it is neutral. So this W charged ion is called as Zulter ion, इसको बोलते हैं Zulter ion। अब इसके ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, पेज नंबर 321, और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 3, पेज नंबर 320। वो क्वेश्चन है अल्फा अमीनो एसिड, आप पेज नंबर 320 देखना, अल्फा अमीनो एसिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अमीन्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। आंसर क्या रहेगा? Answer: alpha amino acid have high melting point compared to the corresponding amines or carboxylic acid of comparable molecular mass। यहाँ तक क्या किया हमने, जो क्वेश्चन था वो जैसे के वैसा लिख दिया, देखो वो जैसे के वैसा लिख दो, और आगे में आप इतना लाइन ऐड कर दो, क्या है, due to a peculiar structure called Zulter ion structure of alpha amino acid। बस इतना, और उसके अंदर आपने लिख दिया, आपका आंसर हो गया, हो गया। दिस पॉइंट इज ओवर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड पॉइंट। तो बताओ सेकंड पॉइंट कौन सा बताया था आपको? Types of protein, types of protein on the basis of molecular shape। तो दो टाइप है, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा है फाइब्रस। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 14.3.3, पेज नंबर 310। तो आप क्या करो, किताब का पेज नंबर 310 ये निकालो, और ये पेज निकाल के ये पॉइंट देखो 14.3.3, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। दो प्रकार है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। तो ग्लोबुलर शब्द से ही पता लगता है कि इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, गोल शेप होगा, है ना। और ये इसका शेप कैसा होगा, फाइब्रस, फाइबर जैसा। दे हैव द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आप उसको बोलेंगे इलोंगेटेड रॉड लाइक शेप। दे हैव स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल है इसलिए ये सोलुबल इन वाटर है, और ये जो है थ्रेड लाइक शेप है, इनसोलुबल इन वाटर। इसके एग्जांपल कौन से हैं? इसका एग्जांपल है केराटिन। केराटिन, केराटिन, it is the protein present in hair, nail, horn, feather, skin, etc. It is an example of fibrous protein. And fibrion, which is the protein present in silk. Example of globular protein are hemoglobin, which is present in blood, insulin secreted by pancreas, thyroglobulin present in or secreted by thyroid gland,
these are the example of globular protein. Also albumin, which is present in eggs, and protein present in pulses, they are all example of globular protein. तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन, तो क्या लिखेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन में? पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन हैव स्फेरिकल शेप एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन दे हैव इलॉन्गेटेड रॉड लाइक शेप, और उसी को क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक फाइबर. दे आर सोल्युबल इन वाटर. फाइब्रस प्रोटीन, they are insoluble in water. And write any one example. ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट. तो बताओ थर्ड पॉइंट कौन सा था? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये आपके टेक्स्ट बुक में पॉइंट नंबर 14.3.4 ये पॉइंट है. तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो रहता है, दे आर ऑफ 4 टाइप. प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऐसा भी लिखते हैं, और दूसरा रहेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. 4 स्ट्रक्चर है. सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. Each successive level is more complex than the previous one. यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, इसका शेप प्राइमरी स्ट्रक्चर की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन द टर्शियरी स्ट्रक्चर. हाँ, अब एक करके इसको हमको डिस्कस करना है. तो हमने क्या देखा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो हमने लेक्चर नंबर 8 में पेप्टाइड लिंकेज और पॉलीपेप्टाइड देखा था. उसके लिए आप चाहे तो लेक्चर नंबर 8 ये एक बार देख लो. तो पेप्टाइड लिंकेज में कैसा बॉन्ड रहता है? इस प्रकार का, ऐसा बॉन्ड रहता है, इस प्रकार से बॉन्ड रहेगा, ऐसा. देखो, ये जब भी प्रोटीन का शेप लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो क्या करना मालूम है? N to C, यानी पहले प्रोटीन का नाइट्रोजन इधर में आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और जो आखिरी वाला अल्फा अमीनो एसिड रहेगा, समझो उसको और ऊपर लेगा, जैसे दिया, हाँ, वो आखिरी में. C पार्ट आखिरी में लेगा. देखो ऐसा करता, लाइक दिस. C part, so this is part. Let us see, this is R1, this is R2, this is R3. तो लिखते वक्त कभी भी यह पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पर यह पेप्टाइड लिंकेज, यह अमाइड लिंकेज, डैश C डबल बॉन्ड और NH, इसके लिए लेक्चर नंबर 8 वो आपने देखे ना. तो प्रोटीन में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स और लार्ज नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आर जॉइंड टू वन अनदर बाय दिस लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज. इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन has amino acid linked to one another in a specific sequence. This sequence of amino acid
in a protein or polypeptide chain is called as primary structure of protein. यदि इसमें से एक भी अल्फा अमीनो एसिड बदल जाए तो जो प्रोटीन रहेगा उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, राइट? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या ध्यान में रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, राइट? दिस इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. तो क्या होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में? प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके अंदर में पॉलीपेप्टाइड चेन है. पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैव अमीनो एसिड linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of protein. Any change in sequence of amino acid creates a different protein. तो इसमें से ये जो R1, R2, R3 ग्रुप है, इसका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट रहता है. यदि इसमें से एक भी अल्फा अमीनो एसिड वो चेंज होता है, इट विल क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन. ठीक, अब जाते हैं दूसरे पे. दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? What about secondary structure? The secondary structure of protein refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. Secondary structure में क्या होगा? ये जो long polypeptide chain तैयार होती है ना, how do they exist? तो secondary structure में मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड. क्या होगा? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड दो स्ट्रक्चर है. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट. नाउ देयर आर टू कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड. The alpha helix is formed when a polypeptide chain twists into a right-handed spiral. वो जो long polypeptide chain है, if it twists into a right-handed spiral, this is called alpha helix structure. हाँ, तो ये alpha helix structure के कुछ characteristics कैसे हैं कि each turn of alpha helix has 3.6 अल्फा अमीनो एसिड. देखो ये जो हर एक टर्न है ना, वहां पे 3.6 अल्फा अमीनो एसिड रहता है. और आर ग्रुप जो रहते हैं वो आउटवर्ड रहते हैं, ऐसा रहेंगे आर ग्रुप. और फिर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा. समझ लो यहां ऐसा ग्रुप है CO. पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसा बॉन्ड है. So oxygen atom of carbonyl group will develop negative charge and carbon partial positive charge, oxygen partial negative. Similarly, nitrogen partial negative, hydrogen partial positive. So there exists force of attraction between negatively charged oxygen of carbonyl group and positively charged hydrogen of N-H group, and therefore a hydrogen bond is formed between carbonyl group of first alpha amino acid and fourth alpha amino acid, hydrogen atom of fourth alpha amino acid. So in this way there is formation of the bond. This is hydrogen bond and they are intramolecular hydrogen bond. Intramolecular means within the molecule, right?
So what are the characteristics of alpha helix structure? Number one, each turn of alpha helix, this is the turn, has 3.6 alpha amino acid. There is formation of hydrogen bond between negatively charged oxygen of carbonyl group and positively charged hydrogen of N-H group. This is intramolecular hydrogen bonding. Side chain of amino acid means R group. They are outward. They are pointing outward. And hydrogen bond are parallel to axis of the helix. इसका एग्जाम्पल है मायोसिन, which is present in muscle, and keratin, which is present in hair, nail, etc. तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो रहता है वो कब तैयार होता है? when a polypeptide chain twists into a right-handed spiral. right-handed spiral बोलो या इसको बोलो कॉइल, ये हो गया अल्फा हेलिक्स। अब बात आती है बीटा प्लेटेड की। बीटा प्लेटेड, तो बीटा प्लेटेड में क्या होगा? बीटा प्लेटेड आर फॉर्म when two or more polypeptide chain called strand lie side by side. समझ लो, ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। They are lying side by side. The two chain may be same or they may be different. यहाँ पर है C double bond O. This is R. This is N dash H. तो यहाँ पे रहेगा N dash H, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा। यहाँ पे R, यहाँ पे रहेगा CO, C double bond O. There is again formation of hydrogen bond R NH। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दो चेन है, दोनों चेन सेम भी रह सकती है या डिफरेंट, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये था इंट्रामोलिकुलर, और उसको क्या बोलते मालूम है? इंटरमोलिकुलर। इंटर INTER, यह है इंट्रा। तो बीटा प्लेटेड शील्ड आर फॉर्म when two or more polypeptide chain which are called strand lie side by side. What are its features? Hydrogen bond is formed between same or different polypeptide chain. The carbonyl group and N-H bond lie in the same plane of the shield. R group are oriented above and below the plane of the shield. और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर ये कब प्रिफर किया जाता है मालूम है? कि जब जब ये जो आर ग्रुप है ये छोटा रहे, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लेटेड शील्ड। ठीक, अब आते हैं इसके एग्जांपल पर। इसका एग्जांपल है फिब्रियन। अब है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? टर्शियरी देखो, ये अल्फा हेलिक्स था, फिर यह है बीटा प्लेटेड, फिर ये अल्फा हेलिक्स, फिर समझ में ऐसा बीटा प्लेटेड, राइट? तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन 3D। टर्शियरी स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट
protein in थ्री डायमेंशनल स्पेस। तो क्या होता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स रहता है, बीटा प्लीटेड रहता है, उसका फोल्डिंग। द थ्री डायमेंशनल शेप adopted by entire polypeptide chain of protein is called its tertiary structure। और यहाँ पर ये जो tertiary structure है, इसके अंदर कौन से बॉन्ड रहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें एक और बॉन्ड ध्यान रखना, सल्फाइड बॉन्ड, सल्फर के बीच में रहेगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। These are the forces which are operating in a tertiary structure। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या बातें ध्यान में रखनी है? फिर एक बार सारी बातें बताता हूं। क्या बताना है? पहला पॉइंट कि टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये देखो जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक। बाद में द थ्री डायमेंशनल शेप adopted by the entire polypeptide chain of protein is called tertiary structure। The polypeptide chain are held together by disulfide bond, hydrogen bond और van der Waals forces। और अब आते हैं आखिरी पे, वो है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? लास्ट में देखो, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, यदि समझ लो ऐसे दो टर्शियरी स्ट्रक्चर, दो एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डाइमर। तीन ऐसे वाले टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ट्राइमर। चार हो जाएंगे, उसको बोलते हैं टेट्रामर। और वो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। जैसा हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, इट इज ए टेट्रामर स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हेमी, राइट। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? व्हेन टू आर मोर, देखो ये आखिरी पॉइंट ना, व्हेन टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विथ फोल्डेड टर्शियरी स्ट्रक्चर कम टुगेदर इनटू वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, the resulting shape is called quaternary structure of protein। जैसा हीमोग्लोबिन बताया आपको, consist of 4 subunit called heme held together by intermolecular forces in a compact 3-dimensional space। तो दो यानी डाइमर, आखिरी पॉइंट ना, तीन ट्राइमर, चार टेट्रामर। ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर when they get joined to one another, it result in formation of quaternary structure। तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखा। तो प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है वो कितने प्रकार के रहते हैं? आप बताओ कौन कौन से स्ट्रक्चर रहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। तो आज का डिस्कशन यहां रोकता हूं। इसके ऊपर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। और लेक्चर नंबर 9 देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 8 जरूर देख लेना।